गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 8 जो हमारा चल रहा है कोस्ट। अब उसमें हमने अभी तक करा था एसी एवरेज कोस्ट। जो एवरेज कोस्ट थी औसत लागत, उसको कैसे निकाल सकते हैं। औसत लागत जो है वो एएफसी प्लस एवीसी, इन दोनों को प्लस करने से आती है एवरेज कोस्ट। इसको बोलते हैं, नंबर 1 है हमारी एएफसी एवरेज फिक्स्ड कोस्ट, इसको बोलते हैं औसत स्थिर लागत। एवरेज फिक्स कोस्ट जो एसी है वो दो कोस्ट जोड़ने से आएगी, एवरेज फिक्स कोस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कोस्ट। औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का जब जोड़ किया जाएगा तो औसत लागत निकलेगी एवरेज कोस्ट। अब एएफसी क्या है, अगर एएफसी निकालनी है तो आपको टोटल फिक्स कोस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा एएफसी। अब एएफसी क्या है, औसत स्थिर लागत प्रति इकाई स्थिर लागत है, क्योंकि हमने क्यू से डिवाइड कर दिया तो औसत स्थिर लागत क्या हो गई, प्रति इकाई स्थिर लागत, मतलब एक वस्तु की कितनी स्थिर लागत आती है। अब इसमें टेबल है हमारे पास, एक साइड है प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक है फिक्स कोस्ट या टोटल फिक्स कोस्ट भी बोलते हैं। ये चेंज नहीं होएगी 10, फिक्स कोस्ट कभी चेंज नहीं होती। अब इसमें से हम निकालेंगे एएफसी एवरेज फिक्स कोस्ट। एवरेज फिक्स कोस्ट कैसे निकलेगी, टोटल फिक्स कोस्ट को प्रोडक्ट से क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, आपकी फिक्स कोस्ट आ जाएगी। 10 को 1 से डिवाइड करो 10, 10 को 2 से 5, 10 को 3 से 3.3, 10 को 4 से 2.5, 10 को 5 से 2, 10 को 6 से 1.7, 1.4 और 1.2। अब तालिका से क्या पता लग रहा है कि चाहे आप वस्तु, जैसे जैसे हम वस्तु का उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं हमारा औसत स्थिर लागत कम होता जा रहा है। इसका डायग्राम देखो, इधर ले रहे हैं हम एएफसी एवरेज फिक्स कोस्ट और इधर ले लेते हैं क्वांटिटी। एक साइड औसत स्थिर लागत, एक साइड आउटपुट या क्वांटिटी। क्वांटिटी है हमारी 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी 1.2 1. ये 10 तक जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप प्रोडक्ट 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे एएफसी क्या है 10, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा और ये आपका ऐसे कम होता जाएगा। ये आपका है एएफसी एवरेज फिक्स कोस्ट। अगर हम चित्र को देखें, रेखा चित्र में OX पर वस्तु की उत्पादन दिखाया गया है, OY पर औसत स्थिर लागत दिखाई गई है। एएफसी औसत स्थिर लागत कर्व है एएफसी, इससे ये पता लग रहा है कि ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है
लेकिन इससे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ओ एक्स को स्पर्श कर देगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर ओ एक्स को स्पर्श करेगा तो इसका अर्थ है ए एफ सी जीरो हो जाएगी। ए एफ सी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, कुल स्थिर लागत है, वो कभी जीरो नहीं होगी, तो ए एफ सी भी कभी जीरो नहीं होगी। ये हो गया आपका ए एफ सी, औसत स्थिर लागत। अब हम इसका दूसरा भाग करते हैं, ए बी सी। सेकंड पार्ट इसका है जो इसी का एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत। अगर आपको एबीसी निकालनी है तो औसत परिवर्तनशील लागत का अभिप्राय प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत है। ये निकालने के लिए आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करने से औसत परिवर्तनशील लागत निकलेगा। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोडक्ट जिसे क्यू बोलते हैं, उत्पादन 1 से 8, परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक ही बात है। 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46 और 62। अब टीवीसी और क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत। 10 को 1 से भाग करेंगे 10, 10 को 2 से करेंगे 9, 8 को 3 से करेंगे 8, 18 को 2 से करा, 24 को 3 से करा, 28 को 4 से करेंगे ये 7। अब पॉइंट में आएगा, 32 को 5 से करेंगे 6.4, 6.3, 6.6 और 7.7। अब ये तालिका क्या बता रही है कि जैसे जैसे हम वस्तु का उत्पादन करते जा रहे हैं 6 इकाइयों तक, 6 इकाइयों तक आपका औसत परिवर्तनशील लागत एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता जा रहा है। आप देख सकते हैं 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.3, मतलब 6 इकाइयों तक औसत परिवर्तनशील लागत कम हो रहा है, क्योंकि आरंभ में बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। इस कारण से औसत परिवर्तनशील लागत कम हो रहा होता है। जब हमने 7वीं इकाई से प्रोडक्शन किया तो हमारा औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ना शुरू हो गया। तो यहाँ पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होने के कारण आपका औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ना शुरू हो गया। पहले बढ़ता प्रतिफल लग रहा था तो औसत परिवर्तनशील लागत घट रहा था, फिर औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। अब इसको हम डायग्राम में बनाते हैं। इधर आएगा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इधर आउटपुट यूनिट्स में होते हैं ये 1 से 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपके हैं आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10 तक है, ये हमने बनाना है, 10 तक ही है ये। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10 से स्टार्ट होगा, 9 8 7 कम होता जा रहा है और फिर बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब ये यू शेप का बनेगा, AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप की बनेगी। औसत परिवर्तनशील लागत, OX पर वस्तु की मात्रा दिखाई गई है, उत्पादन दिखाया गया है। OY पर औसत परिवर्तनशील लागत AVC दिखाई गई है। AVC औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है जो U आकार का है। इससे ये पता लगता है कि जब पहले बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है तो 6 इकाइयों तक ये घटना शुरू होता है और उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि घटते प्रतिफल का नियम लागू होएगा। हमारे पास अगला टॉपिक है औसत लागत वक्र। जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो यू शेप की क्यों होती है, यू आकार की। क्या कारण है कि हमारा औसत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। औसत लागत वक्र औसत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है। औसत लागत वक्र यू शेप की क्यों होती है, इसके 3 कारण हो सकते हैं, 3 रीजन है। नंबर 1, औसत शिथिल लागत एवं औसत परिवर्तनशील लागत का आधार। हमारा जो एवरेज कॉस्ट है AC औसत लागत, ये औसत शिथिल लागत जिसे बोलते हैं हम AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट, और औसत परिवर्तनशील लागत जिसे हम बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। औसत परिवर्तनशील लागत, इन दोनों को जोड़ने से निकलता है औसत लागत। जब आरंभ में हम उत्पादन स्टार्ट करते हैं तो हमारा औसत शिथिल लागत भी कम होना शुरू होता है, इसके साथ औसत परिवर्तनशील लागत भी कम होना शुरू होता है। तो आपका औसत लागत भी धीरे धीरे कम होना शुरू होएगा, लेकिन एक सीमा के पश्चात औसत लागत न्यूनतम बिंदु पे पहुंच जाएगा। उसके बाद औसत लागत जब घटते प्रतिफल का नियम लागू होगा तो औसत लागत बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं यू शेप का, पहले गिरेगा फिर शिथिल होएगा फिर बढ़ना शुरू होएगा। दूसरा कारण है घटते बढ़ते अनुपात का नियम। घटते बढ़ते अनुपात के नियम का आधार। घटते बढ़ते जो अनुपात का नियम था पीछे कराया था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। घटते बढ़ते अनुपात के नियम के आधार के कारण भी हमारा औसत लागत वक्र यू शेप का होता है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में उत्पादन शुरू करते हैं तो उत्पादन पर शिथिल साधन के साथ परिवर्तनशील साधन लगाते हैं, लैंड के ऊपर लेबर बढ़ाते रहते हैं। तो स्टार्टिंग में तो शिथिल साधन का पूर्ण उपयोग होता है, बढ़ता प्रतिफल लागू होता है, तो औसत लागत वक्र
औसत लागत कम होनी शुरू होती है, और एक सीमा के पश्चात जब शिथिल लागत का पूर्ण उपयोग हो जाता है उसके ऊपर परिवर्तनशील साधन लगाते हैं, लैंड के ऊपर और ज़्यादा लेबर लगाते हैं, तो घटते प्रतिफल का नियम लागू होगा। उस कारण से आपकी औसत लागत बढ़नी शुरू हो जाएगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। तीसरा का रीजन है यू शेप होने का, आंतरिक बचतों एवं हानियों का आधार। आंतरिक बचतों और हानियों का आधार। स्टार्टिंग में जब प्रोडक्शन शुरू किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, बढ़ता प्रतिफल का नियम लागू होता है, तो फर्म को आंतरिक बचतें मिलनी शुरू हो जाती हैं, जैसे तकनीकी बचत, विक्रय संबंधी बचत। तो आपका बढ़ता प्रतिफल लागू होगा, आंतरिक बचतें मिलेंगी, तो औसत लागत कम होना शुरू हो जाएगा। और एक सीमा के पश्चात जब आंतरिक बचतों की बजाय आंतरिक हानियां होनी शुरू हो जाएं, जैसे तकनीकी संबंधी हानि, प्रबंध संबंधी हानि, तो आपका घटता प्रतिफल लागू हो गया। उस केस में जब आंतरिक हानियां हो गई तो आपका औसत लागत वक्र बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि औसत लागत बढ़ेगी तो औसत लागत वक्र भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये तीन कारण हैं जिनके कारण औसत लागत वक्र यू आकार का होता है। एक तो है AFC और ABC का आधार है, दूसरा घटते बढ़ते अनुपात का नियम लागू होता है, तीसरा आंतरिक बचतों के कारण, हानियों के कारण आपका AC लागत वक्र, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व यू शेप का बनता है। अब हम अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है सीमांत लागत। इसको बोलते हैं हम MC, मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत का अर्थ क्या हो गया? जब हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आएगा उसे बोलेंगे सीमांत लागत। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से आपके कुल लागत में जो अंतर आएगा उसे बोलेंगे हम सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा? एक फॉर्मूला तो ये है, चेंज इन TC डिवाइड चेंज इन Q। आपके टोटल कॉस्ट में कितना परिवर्तन आया, क्वांटिटी में कितना परिवर्तन आया, उसको डिवाइड कर दो। या एक और फॉर्मूला भी है इसमें, TCN माइनस TCN माइनस 1। इस समय टोटल कॉस्ट कितनी है, इससे पहले टोटल कॉस्ट कितनी थी, उनके डिफरेंस को बोलेंगे हम सीमांत लागत। अब एक टेबल देखो, उसमें आपको समझ आ जाएगा। हम एक साइड ले रहे हैं प्रोडक्ट, क्वांटिटी 0 से लेकर 8 तक। दूसरी साइड ले रहे हैं फिक्स कॉस्ट, शिथिल लागत। ये हम 10 ही रखेंगे, चाहे 0 प्रोडक्शन हो, चाहे 8 प्रोडक्शन हो, चाहे 2, ये 10 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट है ये। वेरिएबल कॉस्ट ये चेंज हो जाएगी। प्रोडक्शन 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा और ये बढ़ेगा 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46 और 62। अब इन दोनों को प्लस करने से आएगा आपका टोटल कॉस्ट TC
इन दोनों को प्लस करेंगे, एफ सी प्लस वी सी, शिथिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत इज इक्वल टू कुल लागत, टोटल कॉस्ट। 10 में 0 जोड़ो 10, मतलब मान लो ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है, तो ये आ गया 2 + 3 से। ये सेकंड कॉलन, ये थर्ड कॉलन, ये फर्स्ट कॉलन है। सेकंड और थर्ड कॉलन को प्लस करने से आएगा टी सी, 10 और 10 20, 10 में 18 जोड़ा 28, ऐसे प्लस करते जाएंगे, 34 38, 10 10 जोड़ते जाएंगे, 42 48 56 और 72 72। अब हम निकालेंगे एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत, जो हम टॉपिक कर रहे हैं अपना। सीमांत लागत आपको फॉर्मूला बताया था कि जो टीसी में किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन आएगा उसे बोलेंगे सीमांत लागत। देखो आपका पहले वाला तो सीमांत लागत नहीं आएगा, 0 है। एक क्वांटिटी को प्रोडक्ट किया तो 20 में से हम ऐसे 10 घटा देंगे, 10 आ जाएगा। 28 में से 20 घटाएंगे, 8 आ जाएगा। 34 में से 28 लेस करेंगे, 6 आ जाएगा। मतलब हम जिस प्रोडक्ट की निकाल रहे हैं उससे पीछे वाली कॉस्ट घटा रहे हैं। अगर हम इसकी निकाल रहे हैं फोर्थ क्वांटिटी की, तो इसके सामने 38 में से 34 लेस करेंगे, 4 आ जाएगा। 42 में से 38 4, 48 में से 42 6, 56 में से 48 8 और 72 में से 56 16। मतलब हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया है, या तो ये लगा सकते हैं TCN माइनस TCN-1 या चेंज इन TC डिवाइड चेंज इन Q। आप इसमें भी ये लगा सकते हैं, चाहे ये फार्मूला लगाओ। मतलब जो TC में डिफरेंस आता जा रहा है वो क्या कहलाएगा, FC। कुल लागत में जो परिवर्तन आएगा, 20 में से 10 घटाया, 28 में से 20 घटाया, 34 में से 28 घटाया, तो जो ये डिफरेंस आता जा रहा है ये क्या कहलाएगा, MC। अब इस तालिका से क्या पता लग रहा है, तालिका से ये पता लग रहा है कि जब हमने पहली इकाई का उत्पादन किया तो कुल उत्पादन हमारा आया, कुल लागत आई 20 और MC क्या आया 10। अब इसमें देख सकते हैं कि जब हमने जैसे जैसे वस्तु का उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं हमारा सीमांत लागत कम होता जा रहा है। और जब हमने दूसरी वस्तु का उत्पादन करा तो कुल लागत आ गया 28। तो दूसरी वस्तु की सीमांत लागत कैसे निकलेगी, दूसरी वस्तु की कुल लागत में से पहली वस्तु की कुल लागत घटा देंगे 28 में से 20, तो 8 आपकी MC निकल जाएगी। इसी तरीके से अन्य इकाइयों की भी कुल MC निकल सकती है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। इधर आएगा आपका आउटपुट और इधर आएगा MC, मार्जिनल कॉस्ट। MC भी आपका U शेप का होता है, जो सीमांत लागत वक्र है वो भी U शेप का होता है। OX पर उत्पादन दिखाया गया है, OY पर सीमांत लागत दिखाई गई है। MC सीमांत लागत वक्र है, जिससे ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम वस्तु का उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं, स्टार्टिंग में आपका सीमांत लागत कम होना शुरू हो गया है और एक सीमा के बाद शिथिर हो गया है, जैसे यहाँ देखो 4 से 4, उसके बाद बढ़ना शुरू हो गया है। क्योंकि जब सीमांत लागत शुरू से कम होता है तो बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, और जब शिथिर हो जाता है तो समान प्रतिफल का लागू नियम होता है, और जब आपका सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है तो घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। तो ये आपका सीमांत लागत हो गया।